Hi everyone, welcome back to this another video of PYQ नंबर 39। तो आज की ये वीडियो होने वाली है PYQ नंबर 39 की, जिसमें कि हम जिस चीज़ को डिस्कस करते हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि ये हम किस चीज़ की ये वीडियो हमारी होती है। तो ये वीडियो हमारी MSc जूलॉजी CSIR नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड ये वीडियो होती है, जिसमें कि हम हर वीक में हर एक डिफरेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आज ये हमारा लास्ट पार्ट है इवोल्यूशन का। तो आज की ये 39 वीडियो है, 39 नंबर वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इसके पहले हमने कई सारे डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप उसको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को, जिसमें कि हम डेली 6+ क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज में करते हैं। प्रैक्टिस MCQ डेली एवरीडे आपको ये वीडियो मिलती है। लास्ट 10 से 15 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और इस पूरे वीडियो में हम टॉपिक वाइज PYQ डिटेल सॉल्यूशन एंड टाइम सेविंग टिप्स के साथ सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको केवल क्वेश्चन देखने, उनके आंसर बताने हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको अपने टोटल नंबर बताने की कितने बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और या फिर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हम उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। हम हमेशा डिस्कस करते हैं कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत करता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपको पता है आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस होंगे, उनके जवाब देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को एक छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसमें कि लिखा हुआ है यू फॉल देन यू फ्लाई अगेन। अगर आप गिरेंगे नहीं तो आप उठ नहीं सकते, आप उड़ नहीं सकते। तो इसलिए गिरना जरूरी है कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद उड़ना भी, तभी आप उड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आई होप आपको ये मोटिवेशन कोट मोटिवेट करेगा आज के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल को हम देखेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, अ शिप कैरिंग 7,000 पैसेंजर इज अबाउट लैंड ऑन अ आइसलैंड दैट हैज 33,000 ऑक्यूपेंट्स। ईच ऑफ दीज टू पॉपुलेशन इज at Hardy-Weinberg equilibrium before the ship landing and each population contain equal number of male and female of the 7,000 ship passenger, यानी हाफ मेल हो जाएंगे हाफ फीमेल हो जाएंगे 7,000 के। ओनली 21 डिस्प्लेइंग एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दैट ह्यूज टोज, यानी एक्स लिंक के रिसेसिव ट्रेट शो कर रहे हैं, जिसमें कि 21 लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, ह्यूज टोज, उनके पास बड़े पैर हैं, जिसमें कि 21 मेल्स हैं। यानी जो 21 लोग ऐसा एक्स लिंक के रिसेसिव ट्रेट शो कर रहे हैं वो 21 पूरे पूरे मेल हैं। ऑफ द 33,000 आइसलैंड ऑक्यूपेंट्स ओनली 6 हैव ह्यूज टोज एंड ऑल द 6 आर मेल। तो और ये जो सारे हैं वो मेल हैं। ऑन द शिप बिफोर लैंडिंग व्हाट इज योर बेस्ट एस्टिमेट टू ऑफ द एलील फ्रीक्वेंसी फॉर द एलील ऑफ कॉज ह्यूज टोज। यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जहाज के उतरने से पहले सिर्फ जहां पर मौजूद यात्रियों में ह्यूज टोज यानी बड़े पैर की उंगलियां थी पैदा करने वाले एलील की यानी फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है पॉपुलेशन, जिसमें कि जो मेल्स हैं उनके पास एक्स क्रोमोसोम होता है और इसके अलावा एलील फ्रीक्वेंसी और एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स को आपको इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन। देखिए टोटल नंबर कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन आपकी 7,000 है, 7,000 टोटल पॉपुलेशन है। अब इसमें मेल कितने हैं पहले उसको देख लेते हैं। मेल आपके कितने हैं, 3,500 मेल्स हैं, इसका आधा हो जाएंगे। और इसका फीमेल कितनी हो जाएंगी, फीमेल आपकी कितनी हो जाएंगी, 3,500। ठीक, अब इसके आगे हमको क्या करना है, देखिए जहाज पे बीमारी मतलब कितने लोगों में फैल रही है। तो जो मतलब कि आपके बीमार मेल हैं यानी सिक, यहाँ पे लिख सकते हैं सिक मेल कितने हैं, 21 है, जैसा कि दिया हुआ ये सारी चीज़ें। और एक्स लिंक बीमारी किसमें फैल रही है, डायरेक्ट किसमें फैलती है, ये एक में भी होता है तो वो मेल में ही फैलती है। तो रिसेसिव बीमारी हुई, एक्स लिंक रिसेसिव हुआ यहाँ पे, तो रिसेसिव के लिए हम क्यू को यूज़ करते हैं, रिसेसिव होमोजाइगस के लिए। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे तो इसका फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। 21 अपॉन में टोटल कितना है मेल की पॉपुलेशन 3,500 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा समथिंग 0.006 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई थिंक। तो यहाँ पे क्यू पूछ रहा था यानी रिसेसिव मेल की ही यहाँ पे पूछ रहा था कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी पूछ रहा था ना 21 जो मेल्स यहाँ पे मिले थे हमें उनकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था। तो यहाँ पे आपको पता है कि मेल में ही एक्स लिंक फ्रीक्वेंसी, अगर एक्स लिंक डिजीज फैल रहा है तो एक में भी फैलेगा, तो टोटल में तो पूरे मेल को मानेंगे हम, डिजीज मेल है वो। तो क्यू मेल के लिए था तो क्यू की फ्रीक्वेंसी हमने निकाली, 21 अपॉन में 3,500 कर दिया, यानी टोटल 3,500 मेल थे और 21 में फैल रहा था डिजीज। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हमारी 0.006 आ गई, यानी 0.006 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये वाले के आंसर के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा सबसे सही आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या कंक्लूजन में निकला कि जो भी मेल बीमार होने की उसमें फ्रीक्वेंसी वो 0.006 है, जो कि एलील आवृत्ति एलील फ्रीक्वेंसी यानी क्यू के बराबर होगी। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे हम।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है पहले इसको समझते हैं। यहाँ कह रहा है RH ब्लड ग्रुप हैज़ 2 एलील्स, RH पॉजिटिव एलील एंड RH नेगेटिव एलील, जिससे कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज अ हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। अगर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव मिलते हैं मदर के, मतलब कि दोनों का जब RH पॉजिटिव मेल और फीमेल जब एक साथ आते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये बीमारी देखने को मिलती है, जिसे हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, न्यू बॉर्न इन्फेक्ट कॉस्ड बाय प्लेसेंटल ट्रांसमिशन ऑफ न्यू इन मैटरनल बॉडी अगेंस्ट एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड, यानी ये मैटरनल के द्वारा, मतलब कि माँ के द्वारा हमेशा आती है, जिसमें कि आपका क्या होता है पहले उसको समझते हैं। तो ये हीमोलाइटिक एनीमिया जो है ये कैसे होता है, ये देखिए RH पॉजिटिव आपके फादर होंगे और मदर जो होती है RH नेगेटिव होती है। अगर इन दोनों का मतलब कि जो ब्रीडिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, तो जो बच्चा अगर पैदा होता है वो क्या होता है कि उसमें आपका ये देखने को मिलता है, ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है हीमोलाइटिक एनीमिया। और ये क्या होता है इसमें कि जो आपका एंटीबॉडी होती है, मदर की एंटीबॉडी जो होती है वो प्लेसेंटा में पड़ रहा जो बच्चा होता है उसको क्या करती है, मतलब कि मारने लगती है एंड उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती है। तो यही कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ क्या होता है, बच्चा जो होता है आपका RH पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि वो फादर से आता है। और इसमें क्या होता है कि जो माँ के, मतलब कि मदर के अंदर, आपके शरीर के बच्चे के अंदर खून जो होता है उसके खिलाफ जो मदर की बॉडी होती है एंटीबॉडी, वो मतलब कि मदर का जो एंटीबॉडी बनाने लगती है मदर बच्चे के खिलाफ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है पहले उसको समझते हैं कि यहाँ पे आपका एक फार्मूला होता है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ पे फार्मूला उसका लगाते हैं तो P² + 2PQ + Q² इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे P किसको हम बोलते हैं, डोमिनेंट को, Q आपके हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को, सॉरी होमोजाइगस रिसेसिव को, और यहाँ पे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को 2PQ कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ में Q की वैल्यू दी हुई है, Q की वैल्यू 0.3 दी हुई है, RH नेगेटिव एलील 0.3 दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है। अब इसके आगे क्या दिया हुआ है हमें, तो यहाँ से हम सबसे पहले P की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको पता है 1 - में Q होता है, 1 - में Q होता है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, समथिंग 0.7 आ जाएगी। ये आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि Q² निकाल लेंगे। Q² क्या होता है, माँ के, मतलब इस कंडीशन में जो मदर होगी उसके RR होने की संभावना क्या होगी, मतलब कि आपकी रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन होने की कितनी संभावना होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 0.3 इंटू में 0.3 कर देंगे, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.09 आ जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद फादर के भी निकाल लेंगे। तो फादर का हम कैसे निकालेंगे, Q² निकल आ गया है, तो 1 - में P की वैल्यू अगर निकालनी है फादर के होमोजाइगस डोमिनेंट होने की, तो P² निकालना है हमें। तो मतलब फादर का निकालना है तो क्या कर देंगे, 1 - में Q² कर देंगे, तो ये वैल्यू समथिंग कितनी आ जाएगी, 0.91 आ जाएगी, 0.91 हो जाएगी। और इसमें टोटल फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी है, तो फ्रिक्वेंसी x मान लें अगर उसको, तो हम क्या कर देंगे 0.09, और इसको, और जो मदर की है हमारी फादर की 0.91, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.0819 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल फैक्टर आ जाएगा, मतलब टोटल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी कितना बच्चे में होने की क्या है, मतलब कि संभावना है, टोटल फ्रिक्वेंसी यही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है 81 है यहाँ पे, तो इसको समथिंग हम 0.082 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 है तो ये 12 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर ये ऑप्शन बी में दे रहा है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे फ्रूट कलर दिया हुआ है सोलेनम नाइग्रम का, और उसमें कुछ मतलब कि जीन है जिसमें कि A एंड A स्मॉल होमो डोमिनेंट एंड रिसेसिव दिए हैं। P की वैल्यू 0.8, Q की वैल्यू 0.2। टेट्राप्लॉइड कंडीशन में अगर बात करें तो वहाँ पे जीन आपके कितने बनते हैं, A यहाँ पे ट्रिपल कैपिटल 1 स्मॉल, डबल कैपिटल 2 स्मॉल, यहाँ पे डबल कैपिटल 2 स्मॉल, और उसके बाद आपका 1 कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, और बाकी सारे मतलब कि आपके हेड रिसेसिव। अब यहाँ पे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल लगाना है, और हमें तो क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है डिप्लॉयड पॉपुलेशन में। फिनोटाइप बतानी है पॉपुलेशन ऑफ 1000 प्लांट, 1000 प्लांट्स के हमें फिनोटाइप कैलकुलेट करने हैं, और बताने हैं कि क्या बन रहा है। इनके रेशियो ये दिए हुए हैं, ये सारे ये ऑप्शन में इनके रेशियो दिए हैं। तो यहाँ पे हार्डी वेनबर्ग का एक फॉर्मूला होता है P + Q का 4²। P + Q का 4 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेट्राप्लॉइड कंडीशन है, टेट्राप्लॉइड यहाँ पे कह रहा है, टेट्राप्लॉइड जीनोटाइप है। तो यहाँ पे क्या होता है, P की पावर 4 + 4 P की पावर 3 4 P की पावर 3 Q + 6 P² Q² + 4 P Q3 + Q की पावर 4। तो ये कंडीशन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, एक एक करके रख ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूरा डोमिनेंट की निकाल दें, तो टोटल डोमिनेंट के पहले कंडीशन देख लेते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम।
तो यहाँ पे अब हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि ए पूरा पूरा डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में क्या लगाएंगे, फॉर्मूले का आपका p⁴ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें कि p⁴ और टोटल पॉपुलेशन हमारी 1000 थी, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 0.8 आपका था, 0.8 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे 0.8 की पावर 4 हो जाएगा, और इंटू में क्या कर देंगे हम, इंटू में हम 1000 कर देंगे, और 1000 करेंगे तो इसकी वैल्यू समथिंग कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू समथिंग 0 पॉइंट कुछ आ जाएगी, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी, 409 आ जाएगी। और इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 409 आ जाएगी। उसी तरह इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ए एंड ए के लिए निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू अगर हम करेंगे तो देखते हैं, फार्मूला से निकाल लेते हैं। फार्मूला में से इसमें क्या हो जाएगा, 4p⁴ q हो जाएगा, और इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी समथिंग 0.409, और इसको भी हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारी 409 आ जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे किसकी, ए एंड ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CP² Q² इंटू में 1000, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी आ जाएगी, 6 इंटू में 0.8 का क्यूब इंटू में 0.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा समथिंग 0.154 आ जाएगा। इसको हम 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब इतना ज़्यादा हमारे पास वहाँ पे टाइम नहीं होता, तो केवल 3 की वैल्यू पे हम अपना आंसर बता सकते हैं। तो 409 इसमें पहले कह रहा है, फिर 409 यहाँ पे आ रहा है, 154 यहाँ पे आ रहा है, ऐसा किसी ऑप्शन में दिया तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सबसे सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार देख लीजिएगा दोबारा, इसका मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ कि इसका हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया था p+q⁴ इज इक्वल टू p⁴ प्लस 4p³ प्लस 6p² q² प्लस 4p³ प्लस q⁴। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया था, इसी को लगा के यहाँ पे आंसर आया है। ये आपके किसके लिए था, जब आपके 4 जीन कंडीशन दी होगी। चलिए अब आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, उसका भी जवाब दीजिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन माइट क्रिएट द पॉपुलेशन बॉटलनेक, यानी पॉपुलेशन बॉटलनेक कंडीशन क्या होगी। तो पॉपुलेशन बॉटलनेक मैंने आपको बताया था, किसी एक फाउंड मतलब कि बड़ी पॉपुलेशन में से किसी मतलब कि नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या फिर डिफरेंट वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वहाँ से कुछ पॉपुलेशन हट जाती है, वहाँ पे पॉपुलेशन कुछ मर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से कुछ पॉपुलेशन बच के आगे आ जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन अगर आप बात करेंगे तो कौन सा होगा, उसको हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या कह रहा है, स्मॉल नंबर ऑफ एनिमल माइग्रेटिंग कह दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा सबसे पहले ही। और यहाँ पे कह रहा है ओवर हंटिंग कह दिया, ओवर हंटिंग होता नहीं है। नेचुरल डिजास्टर दैट लीव बिहाइंड द फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन, तो नेचुरल डिजास्टर होता है, लेकिन ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सिचुएशन दैट मे लीड टू पॉपुलेशन बॉटलनेक। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हम ज़्यादातर सही करेंगे, क्योंकि ओवर हंटिंग भी हम मान सकते हैं। या फिर हम सी, अगर यहाँ पे सी को केवल हम नहीं कहेंगे तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, टोटल दोनों को कंडीशन को मान सकते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन बॉटलनेक में ऐसा हमें देखने को मिलता है कि कुछ पॉपुलेशन बाहर भी चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन कह दिया है, और यहाँ पे ओवर हंटिंग ओवर फिशिंग कह रहा है, और पार्टिकुलर स्पीसीज कह रहा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हम स्टेटमेंट मान के चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। In a coral island, Atlantic Ocean, natural calamity killed most of the population. These islands repopulate with the surviving individual and their progeny. Most probably, यहाँ पे बोला what could be the most probably evolutionary force responsible for this phenomena. तो यहाँ कह रहा है कोरल आइसलैंड था, वहाँ पे क्या हुआ कि छोटी आबादी में अचानक से क्या हुआ, कुछ एरिल की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी में क्या हो गया कि बदलाव देखने को मिलने लगा। जैसे कि हम क्या कहते हैं, अगर किसी फ्रिक्वेंसी में किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी छोटी पॉपुलेशन में अचानक से उसकी फ्रिक्वेंसी में बदलाव देखने को मिलता है तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की कंडीशन में लाते हैं। तो यहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट सबसे सही ऑप्शन होगा। जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं हो सकता, उससे एक नई स्पीसीज बन जाएगी। सेलेक्टिव एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होगा, ये दोनों तो एक ही में आ जाएंगे, क्योंकि किसी एक को नेचुरल सिलेक्शन के देती है एडवांटेज। तो यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, ये दोनों बहुत सारे लॉन्ग पीरियड टाइम के एग्जाम मतलब कि बाद होता है। तो यहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट सबसे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। यहाँ क्या करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ रेयर एलिल विच होमोजाइगोसिटी रिप्रेजेंट द जेनेटिक लीथल।
तो जेनेटिक लीथल का मतलब क्या होता है कि हार्मफुल जीन जो होता है उसे को हम जेनेटिक लीथल कहते हैं। अब ये हार्मफुल जीन जो होगा अगर ए यानी इस कंडीशन में, रिसेसिव कंडीशन में आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी व्यक्ति होगा वो मर जाएगा, वो डेड हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा हमें देखने को बहुत कम मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि ये जो जेनेटिक लीथल जीन जो होता है हमेशा इस तरह यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। ऐसी कौन सी चीज़ें इनमें से ऑप्शन में से होंगी जो इस कंडीशन को हमेशा मेंटेन करती हैं, इस कंडीशन को बहुत कम मेंटेन करती हैं। तो इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए न्यू म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट, बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें जो बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है यही मेंटेन करता है इस कंडीशन को, जिससे कि ह्यूमन की या फिर किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की डेड नहीं होती है, वो बचा हुआ रहता है। तो यहाँ बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सबसे सही ऑप्शन माना जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। न्यू म्यूटेशन नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें ये केवल एक इफेक्ट होती हैं, शो करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा। यहाँ क्या कह रहा हूँ, वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन अकर्स गैलापागोस आइसलैंड विद डार्विन फिंचेस। अब यहाँ पे लास्ट में केवल पूछा द इनिशियल कोलोनाइजिंग पॉपुलेशन फिंचेस मोस्ट लाइकली एग्जिबिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बात करें तो इस क्वेश्चन में मेन पूछ रहा है कि जो मेन आइसलैंड था गैलापागोस आइसलैंड में, वहाँ पे प्राइमरी कंडीशन कौन सी थी उन फिंचेस के लिए। तो यहाँ बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन उन बर्ड स्पीसीज ने किया वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइसलैंड से, जो आइसलैंड की स्पीसीज थी। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जो एक बेयर आइसलैंड था, ये गैलापागोस आइसलैंड था, डार्विन फिंचेस के आने से पहले एकदम क्या था, ये खाली बेयर आइसलैंड था, यानी बिल्कुल खाली एरिया था। तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो सकता है पुरानी स्पीसीज से। हाई रेट्स ऑफ इनब्रीडिंग विथ मेनलैंड पॉपुलेशन, मेनलैंड पॉपुलेशन की स्पीसीज से बहुत ज़्यादा दूरी हो गई थी फिंचेस की, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग नहीं हो पाती। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इंक्रीज्ड रेट्स ऑफ म्यूटेशन टू फिल हैबिटाट, ऐसा नहीं हो सकता, म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकता है और मतलब कि बेनिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस थे जिसकी वजह से वहाँ पे म्यूटेशन चांस बहुत कम देखने को मिले थे। यहाँ बोल ऑप्शन सही होगा, अ स्मॉलर जीन पूल दैट मेन लैंड पॉपुलेशन। स्मॉलर जीन पूल एक गया था, यहाँ से एक छोटा जीन पूल कहाँ गया था, गैलापागोस आइसलैंड में गया था, किसका, फिंचेस का गया था। तो यहाँ पे फिंचेस का एक छोटा सा स्मॉलर जीन पूल गया था जो कि मेन लैंड पॉपुलेशन से गया था। तो यहाँ से डी वाला ऑप्शन हमारा सबसे सही माना जाएगा। यही प्राइमरी कंडीशन वहाँ पे देखने को मिली थी गैलापागोस आइसलैंड में, जब फिंचेस वहाँ पे गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलियन फर सी बीट्स रेगुलरली आइसोलेटेड बीच एंड आइसलैंड ऑफ द coast western Australia. Of this population, 9% C have silver full which resuscitate this much higher frequency than C silver phenotype. Last में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि the biological phenomena that best explain the feature of population of fur seals on the Iceland. यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई सी, जो मतलब कि फर सील्स होती हैं, सील वेल आपने नाम सुना होगा, वहाँ की कुछ पॉपुलेशन है, किसी एक जगह पे रहती है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे कई सारे सील की फर की पॉपुलेशन है। यहाँ से कुछ पॉपुलेशन निकल के एक मेन किसी दूसरे आइसलैंड पे गई हैं, जहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस जो मेन लैंड पॉपुलेशन है वहाँ पे 9% मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 9% चांदी के सील की, मतलब सिल्वर चांदी के सील के कलर की पॉपुलेशन है, और ये 9% जो है ये रिसेसिव ट्रेट है। ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, यानी ये डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव। लेकिन ये जब 9% यहाँ पे गई हैं तो ये 9% अपनी आबादी को बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं। तो ये बहुत तेजी से जब बढ़ा रही हैं आइसलैंड पे, ये दूसरे जगह पे जब गई हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, जब ये रिसेसिव ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट हमने सुना है हमेशा बढ़ता है, लेकिन ये आपका क्या है, ये रिसेसिव ट्रेट है। तो ये रिसेसिव ट्रेट यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है, 9% वाला सिल्वर कलर यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है सील्स में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए पहली बात तो यहाँ एक बड़ी सी पॉपुलेशन थी, यहाँ से क्या हो रहा है कि छोटी सी पॉपुलेशन यहाँ निकल गई है, तो और ये वापस यहाँ पे अपना नंबर बढ़ा रही। तो इस ऐसा हम देखने को कहाँ मिलता है, ऐसा हमको देखने को मिलता है फाउंडर इफेक्ट में। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि ऐसा इफेक्ट क्यों देखने को मिल रहा है इस पॉपुलेशन में, किस तरह की रीजन कारण। तो यहाँ पे फाउंडर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि फाउंडर इफेक्ट में क्या था, छोटी सी फाउंडर पॉपुलेशन किसी दूसरे जगह आती है और वहाँ पे अपने नंबर को बढ़ाती है, चाहे वो जैसा भी ट्रेट लेके आए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन सबसे सही माना जाएगा। जेनेटिक बॉटलनेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह से डेड होते हैं जो एनिमल्स होते हैं, जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होगा, एलोपैथिक स्पेसिएशन नहीं होगा, ये तो इसी कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सबसे सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, उसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सही ये क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि एक आपका लॉन्ग टर्म स्टडी किया गया बिल्डिंग ग्राउंड स्क्वायरल पे, स्क्वायरल में स्टडी किया गया। इसमें से क्या हुआ, 2 किलोमीटर जो स्क्वायरल में मेल और फीमेल होते हैं, उसमें क्या होता है 2 किलोमीटर दोनों में से कोई भी एक अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो 8% ऑफ मेल्स, यानी हमेशा क्या होता है मेल्स जो होते हैं वो 8% की दूरी मतलब हमेशा जाते हैं अपने जगह को छोड़ के, अपने बच्चों और स्क्वायरल को छोड़ के मैटरनल को दूसरी जगह पे जाते हैं। और उसमें से क्या होता है कि केवल 6% फीमेल ही दूसरी जगह जाती हैं छोड़ के, मतलब कि 8% आपके मेल हमेशा छोड़ के जाते हैं, लेकिन 6% चांसेस है कि फीमेल भी छोड़ के जा सकते हैं। तो ऐसा क्यों हमें देखने को मिलता है कि जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा छोड़ के चले जाते हैं और फीमेल्स हमेशा कम अपने बच्चों के साथ रहती हैं। तो ऐसा पूछ रहा है क्यों, ऐसा इवोल्यूशनरी स्केल पे सिग्निफिकेंट कारण क्या होगा। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करें तो
इनमें सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा पहले बात करते हैं। देखिए जो ये मेल्स छोड़ के जा रहे हैं अपनी जगह को, वो क्या करेंगे, वो दूसरी जगह जाएंगे। वो दूसरी जगह जाएंगे तो अपने साथ जीन पूल को लेके जाएंगे, यानी अपने जीन को ले जाएंगे और दूसरे एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे डाइवर्सिटी लाएंगे, वहाँ के जीन पूल को मेंटेन करेंगे। अगर वहाँ पे मतलब कि बहुत सारे दूसरे इंडिविजुअल खत्म हो चुके हैं तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन दीज इमिग्रेंट प्रोवाइड द सोर्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉर द अदर पॉपुलेशन। तो यही ऑप्शन सबसे सही होगा कि जो मेल्स जो छोड़ के जाते हैं, फीमेल तो अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करती हैं स्क्वायरल में, लेकिन मेल्स जो होते हैं वो छोड़ के जाते हैं दूसरे पॉपुलेशन में, क्या करते हैं अपने जीन को फैलाते हैं, जिससे कि वहाँ की पॉपुलेशन स्टेबल होती है और वहाँ के पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है। तो यहाँ सबसे सही ऑप्शन सिग्निफिकेंस यही होगा इसका, इस पूरे क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे होगा, उसका जवाब दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ साइंटिस्ट टुक ए स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ 10 फ्लावरिंग प्लांट। अब इन्होंने क्या किया था, इस पूरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले उसकी बात करते हैं। इन्होंने 10 फ्लावरिंग प्लांट लिया था, उनको सेम कंडीशन दी थी, बिल्कुल सेम मिट्टी, सारी चीजें सेम दी थी। इनमें क्या हुआ था आपको पता है कि आर एलील जो होता है वो रेड फ्लावर के लिए होता है, और उसकी जगह पे स्मॉल जो आर जो होता है वो किसके लिए होता है, आपके व्हाइट फ्लावर के लिए होता है। वो वाला किसके लिए होता है, व्हाइट फ्लावर के लिए होता है। लेकिन इन्होंने कुछ जनरेशन में क्या देखा, इन्होंने उन प्लांट को एक सेम कंडीशन में रख दिया और उनमें रिप्रोडक्शन देखा 3 जनरेशन तक। तो यहाँ क्या हुआ, जो आर वाली कंडीशन थी, जिसमें क्या हुआ कि आपका क्या हुआ, जनरेशन 1 में क्या देखने को मिल रहा है, जो रेड फ्लावर की संख्या है, क्योंकि आर किसके लिए था, रेड के लिए था। रेड वाले की कितनी नंबर आई, जनरेशन 1 में 6 नंबर रिप्रोडक्शन के बाद वो बने। हेटेरो जाएगा उसमें कितने बने, 2 बने, 2 नंबर इंडिविजुअल मिले। और व्हाइट वाले क्या हुए, सबसे कम मिले, वो भी 2 मिले। लेकिन यहाँ पे दूसरे वाले जनरेशन में क्या हुआ कि ये जो व्हाइट वाले थे ये बढ़ गए, ये क्योंकि रिसेसिव होते हैं, रिसेसिव नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन ये फिर भी बढ़ जा रहे हैं, 4 हो गए। और जबकि डोमिनेंट वाले क्या हो गए, उनके नंबर कम हो गए। और थर्ड जनरेशन में देखा तो डोमिनेंट जो रेड कलर था वो एकदम उनके नंबर कम हो गए, और जो आर वाले थे उनके नंबर क्या हो गए, सबसे ज्यादा बढ़ गए। उनके क्या हुए, स्मॉल आर के, व्हाइट वाले जो रिसेसिव ट्रेड थे उनके नंबर 6 के हो गए। तो ये ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, जबकि उन्हें सेम कंडीशन दी गई थी सारी चीजें। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिल रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा छोटी पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेचुरल सिलेक्शन के बहुत ज्यादा समय के बाद वाला, लेकिन यहाँ पे छोटी सी पॉपुलेशन में बहुत कम टाइम लगा था, तो नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये दोनों बहुत लार्ज समय के बाद देखने वाले एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा टाइम स्पेंड दिया गया था और छोटी पॉपुलेशन थी, इसलिए यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट वर्क करता है। और यहाँ पे अचानक से ये कंडीशन देखने को मिल रही है कि जो रिसेसिव ट्रेट है वही अपने नंबर को थर्ड जनरेशन में जाकर बढ़ा ले रहे हैं, जबकि डोमिनेंट वाले क्या हो रहे हैं, बहुत कम हो जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सबसे सही ऑप्शन। नेक्स्ट, आज यहाँ पे हमारी स्लाइड खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीक्स में यानी कल से हम एक नई सब्जेक्ट को, नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आप सभी से यही लास्ट में कहूँगा। और बस एक पूरे वीडियो में बस लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को हमें सब्सक्राइब करिएगा, और हमें भी इससे एक मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियो बनाने की। यही हमारा एक मोटिवेशनल सपोर्ट होता है जिससे कि वीडियो आ पाती है। और बाकी लाइक कर दीजिए आप चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए आपको सभी को गुड बाय एंड थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए।